बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी लगभग 1.5 साल का समय है, यानी 2027 में ये चुनाव होना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो तैयारी है वो अभी से तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की नजर यूपी की उन सीटों पर है जहां सपा पिछले 3 चुनाव हारती आई है। लोकसभा चुनाव के समीकरण देखते हुए समाजवादी पार्टी ने हारे हुए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है और खास रणनीति भी तैयार की गई है। क्योंकि अखिलेश यादव अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और इस बार तैयारी जमीनी है और वो भी सटीक। लोकसभा चुनाव से मिले सबक के बाद सपा ने पूरी रणनीति फिर से बनाई है। सपा ने उन 108 विधानसभा सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 3 चुनावों में हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी। पर्यवेक्षक बूथ से लेकर मतदाता तक हर स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करेंगे। ये पहली बार है जब सपा इस तरह की कवायद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये सीटें पूरे राज्य में हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। मध्य यूपी में इलाहाबाद पश्चिम और लखनऊ कैंटोनमेंट, बुंदेलखंड में बबीना और चरखारी, पूर्वी यूपी में बांसी और देवरिया, पश्चिमी यूपी में गंगोह और नोएडा, ब्रज क्षेत्र में आगरा कैंटोनमेंट और एतमादपुर शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने उन क्षेत्रों में भी पर्यवेक्षक भेजे हैं जहां उसके सहयोगी दलों ने पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़ा था, यानी गठबंधन की कमजोरियों को भी पार्टी अब खुद सुधारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने लोकसभा चुनाव के अनुभव के आधार पर 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सपा ने कई रणनीति तैयार की है। पार्टी संगठन को नया रूप दिया गया है, यानी 2027 के लिए अखिलेश यादव का टारगेट क्लियर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इसके लिए शुरू हुआ है 108 सीटों पर जीत वाला जाप, यानी उन सीटों पर विजय प्राप्ति का अभियान जहां जीत की दरकार कम है। अब देखना होगा कि 108 सीटों पर अखिलेश की तपस्या काम आएगी या नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव को अपमानित करने का मामला अब गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और बता दिया कि यादव का अपमान नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में सपा ऑफिस में कथा सुनी। कथा सुनाने भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार यादव और श्यामजी कठेरिया आए। इन्हीं के साथ इटावा के दांद्रपुर गांव में मारपीट, चोटी काटने और अपमान करने का आरोप है। इसीलिए अखिलेश ने इन्हें पार्टी दफ्तर में सम्मानित किया और सरकार पर जोरदार हमला बोला। और एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की धमकी दी है, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सपा ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 3 दिनों में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल इटावा के दांद्रपुर गांव में कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों के ग्रुप ने एक धार्मिक उपदेशक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि वे यादव जाति से हैं। ये मामला तब और बिगड़ गया जब ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की और आरोप लगाया कि कथावाचक द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद ये घटना हुई। हालांकि सिर मुंडवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल हो गया। सपा नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी, मनु दुबे के रूप में हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे और सियासत के लिहाज से बेहद अहम उत्तर प्रदेश में आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे। बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की और इन्होंने सभी राज्यों के साथ मिलकर चतुर्भुज प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही वाराणसी में उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सभी राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ की राजनीतिक दशा और दिशा भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। ऐसे में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही राज्यों के बीच सहयोग और विकास की बात कही। सामाजिक और आर्थिक विकास पर फोकस रखा। इसके लिए नीति आयोग और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन का भरोसा दिया और 4 राज्यों को सियासत और संसाधनों के लिए भी अहम बताया। इसके अलावा देश के मौजूदा हालात, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान और भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ जैसी चुनौती से निपटने पर फोकस रखा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, ऐसे में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय रहे, विकास के मामले में साझा करे और अपने अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य उन्नति करे, क्षेत्र और प्रदेश की प्रगति हो, सभी नागरिकों की भलाई हो।
मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने चारों राज्यों को एक साथ मिलकर उन विवादों को निपटाने की भी सलाह दी, जिसमें संपत्ति, जल और सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं। साथ ही तमाम राज्यों के अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी चुनाव की स्क्रिप्ट में रिटायरमेंट जैसे शब्दों की गुंजाइश रत्ती भर नहीं बची है। क्योंकि बेशक लालू यादव बीमार हैं, वो चुनाव में युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब कमान सौंपने की बारी आई तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार तेजस्वी यादव को साइडलाइन कर दिया। कमान अपने हाथों में ही रखने का फैसला किया और इसे अब बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। और यहीं से शुरुआत उस सियासत की भी होने लगी। आखिर पार्टी की बागडोर खुद लालू यादव अपने पास ही क्यों रखना चाहते हैं? जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, फिर लालू यादव की रणनीति क्या है जिसके तहत अब भी वो बिहार की सियासत में एक्टिव रहना चाहते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह MY समीकरण फेल होने का डर है। कोर वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता संघर्ष भी बड़ी वजह है। साथ ही इस फैसले को 2020 चुनाव में हुए नुकसान से सबक के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी और JDU की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब उछाला गया, जिसके बाद खुद तेजस्वी यादव चुनावी कैंपेन के दौरान लालू यादव और राबड़ी की तस्वीर लगाने से कतराने लगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए RJD के पास लालू यादव ही ध्रुव का इक्का माने जा रहे हैं। ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। यादव परिवार के पारिवारिक विवाद को NDA के साथ ही मुद्दा बना चुके हैं और लालू यादव के पार्टी अध्यक्ष वाले फैसले को बिहार की जनता से धोखा बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना। एक दिन में 3400 गड्ढे भरने का काम पूरा करने के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारी और मंत्री से लेकर विधायक तक सभी सड़कों पर नजर आए। सांसद परवेश वर्मा की अगुवाई में दिल्ली में चला गड्ढा मुक्ति अभियान और नतीजा सिर्फ 24 घंटे में 3400 गड्ढे दुरुस्त हो गए। परवेश वर्मा ने खुद सड़क पर उतरकर काम की निगरानी की, हर इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मानसून कभी भी आ सकता है। इसलिए PWD की सड़कों पर सारे इंजीनियर्स के साथ में, स्टाफ के साथ में, फुल फोर्स के साथ में हम आज एक ही दिन में 3400 गड्ढे भरने का हमने ये अपना बीड़ा उठाया है। PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने बताया कि रेडीमिक्स और वाइब्रेटर और कंप्यूटर के इस्तेमाल से गड्ढे भरने का काम सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया गया और गड्ढा भरने के बाद इसके ऊपर से गाड़ियां भी निकलने लगी। PWD मंत्री ने सड़कों में गड्ढों के लिए पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, दिल्ली में हम नई सड़कें भी बना रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इस तेज कार्रवाई को सराहा है और अब उम्मीद है कि बरसात में अब दिल्ली के लोगों का नहीं होगा गड्ढों से सामना। मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। ठाणे में प्रशासन ने अवैध इमारतों पर अब अपना शिकंजा कसा है। ठाणे में करीब 33 अवैध इमारतों को गिरा दिया जाना है और दीवा वार्ड में सबसे ज्यादा 17 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 13 इमारतों को ध्वस्त भी कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम इन अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए पहुंची तो वहां लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कुछ महिलाएं तो बुर्का पहनकर मौके पर पहुंच गईं। जैसे ही अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ तो महिलाएं बुर्का पहनकर नारेबाजी करने लगी और कार्रवाई का विरोध करने लगी। प्रदर्शन की वजह से इलाके में भारी भीड़ और तनाव की स्थिति बन गई है, लेकिन भारी विरोध के बीच भी कार्रवाई रुकी नहीं। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई चली और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जो है यहाँ पर तोड़ा कार्रवाई अब शुरू है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इलाके में 33 अवैध इमारतें तोड़ी जानी हैं। प्रशासन की टीम ने अब तक दिवा वार्ड में चिन्हित 17 अवैध इमारतों में से 13 को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही लोग अब नगर निगम पर भी सवाल उठा रहे हैं। इतनी देर से वो बिल्डिंग बन रही है, आज रातों रात तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई, पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। लोगों का यही सवाल है कि अगर निर्माण कार्य अवैध तरीके से किया गया है तो नगर निगम और प्रशासन उस वक्त कहां था जब इसका निर्माण चल रहा था। खैर, फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा आगे क्या होता है।
उत्तर प्रदेश में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। संभल के चंदौसी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर आज कार्रवाई हुई। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रज़ाए मुस्तफा मस्जिद को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे पहले मस्जिद के ऊपर बनाई गई मीनार को गिराया गया। 40 फीट की ये ऊंची मीनार पल भर में मिट्टी में मिल गई। प्रशासन की टीम ने हाइड्रा मशीन से एक मजबूत रस्सी बांधी और फिर मीनार को यहां ढहा दिया। प्रशासन ने मीनार को गिराने से पहले चारों तरफ बांस बल्ली की पाड़ लगाई थी ताकि आसपास के मकानों को नुकसान न पहुंचे। मीनार के अलावा मस्जिद के अन्य हिस्सों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कोई विरोध न हो इसलिए एसडीएम और सीओ अनुज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने रज़ाए मुस्तफा मस्जिद कमेटी को 20 दिन पहले नोटिस जारी किया था और 19 जून को नोटिस की समय सीमा खत्म हो गई थी। दरअसल वारिस नगर में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर मस्जिद समेत कई मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। मस्जिद गिराए जाने के बाद अब अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण चाहे जहां भी हो, जैसा भी हो, योगी सरकार के बुलडोजर से बच पाना नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामपुर और अंबेडकर नगर से सामने आई है, जहां अवैध मदरसे और मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। रामपुर में अवैध मस्जिद और अंबेडकर नगर में अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। दोनों अवैध इमारत के खिलाफ पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया और फिर बुलडोजर से दिन के उजाले में मिट्टी में मिला दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन सड़क चौड़ीकरण के दौरान किया जा रहा है। शहर में जाम से निजात पाने के लिए सरकार की तरफ से उन तमाम अवैध कब्जे को सेलेक्ट किया गया है जिसका निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। इधर अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से पहले कब्जा किया गया था और उस जगह मदरसा बना दिया गया, जिसकी संख्या करीब 4 से 5। प्रशासन की तरफ से उन तमाम धार्मिक ढांचों को नोटिस के बाद समतल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम ने साफ कर दिया है, अवैध कब्जे के खिलाफ यूं ही कार्रवाई जारी रहेगी जब तक शहर से तमाम अवैध निर्माण को खत्म नहीं कर दिया जाता। बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल ब्रेक लगने वाला नहीं है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर का वार जारी है। राजधानी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में भी आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन किनारे बनी झुग्गियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहाँ झुग्गियों को गिराए जाने के दौरान स्थानीय लोग भड़क उठे। महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर डिमोलिशन ड्राइव का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने 6 फुट का नोटिस देकर 15 फुट तक तोड़फोड़ की। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। गुस्साए लोग रेलवे पटरी पर उतर आए और कार्रवाई को रोके जाने की मांग करने लगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर कार्रवाई जोरों पर रही। कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कणावनी गांव में जीडीए ने 6 हेक्टेयर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बुलडोजर की ये गूंज अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, दिल्ली में भी इसका असर साफ नजर आने लगा है। हमारी अगली खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। एम्स की जीनोमिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट एक्टिव है और इससे लोगों में डर का माहौल भी पैदा हो गया है। दरअसल कोविड को लेकर एम्स भोपाल की जीनोमिक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का XFZ वेरिएंट अभी भी एक्टिव है। जून के तीसरे हफ्ते में जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले उनमें XFZ वेरिएंट पाया गया। हालांकि एम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक मई में एक्टिव हुआ कोरोना का LF7 वेरिएंट अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। खतरनाक XFG वेरिएंट का पता तब चला जब भोपाल समेत कई जिलों से सैंपल लिए गए, जिसमें 63% मरीजों में XFG वेरिएंट पाया गया। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश से लिए गए 44 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिनमें से 28 सैंपल में XFG वेरिएंट मिला, जो कुल सैंपल का 63.6% है। इनमें से 5 सैंपल में XFG का सब वेरिएंट भी पाया गया। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक XFG वेरिएंट मई के आखिरी हफ्ते में सामने आया था। ये वेरिएंट जून के पहले और दूसरे हफ्ते में तेजी से फैला और अब ये सिर्फ एकमात्र एक्टिव वेरिएंट बचा हुआ है। दावा किया गया है कि XFG और LF7 वेरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं, इसीलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा है।
राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिसे पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। दावा है कि इसी शख्स की मदद से सोनम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से इंदौर में ही तब तक छिपी रही जब तक कि उसे मजबूरन गाजीपुर जाकर सरेंडर नहीं करना पड़ा। इससे पहले तक सोनम रघुवंशी के लिए सेफ हाउस की व्यवस्था की थी लोकेंद्र सिंह तोमर ने। 7 अन्य आरोपियों के बाद अब ये मामले में 8वां आरोपी है। पुलिस ने ग्वालियर से लोकेंद्र को गिरफ्तार किया। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है लोकेंद्र सिंह तोमर। शिलोम जेम्स का पार्टनर था लोकेंद्र सिंह तोमर। लोकेंद्र ने ही मुहैया कराया सोनम को शेल्टर। लोकेंद्र इंदौर के इसी फ्लैट का मालिक है जहां हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम छिपी हुई थी। उसी के कहने पर उसके पार्टनर शिलोम ने सोनम का वो काला बैग नष्ट किया। सोनम ने कैश और पिस्टल भी रखे हुए थे। इस मामले में जहां राज फोन पर ही इंस्ट्रक्शन देकर अपने साथियों के साथ हत्या को अंजाम दिलवाया, वहीं लोकेंद्र और शिलोम ने सोनम को छुपने और पुलिस की नजरों से बचाकर रखने में मदद की। अब मेघालय पुलिस मर्डर के 8वें आरोपी यानी लोकेंद्र को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अपने साथ शिलोंग जाएगी। सिविल में कुछ लोग आए थे और पुलिस थी, कौन थे ये अभी कहना, मैंने तो उनको देखा नहीं, मगर जैसा कि बताया गया है तो पुलिस थी। और सोनम रघुवंशी का जो मामला चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनका कुछ कनेक्शन है। लोकेंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही सोनम के गायब होने और सरेंडर करने के बीच की मिसिंग कड़ियां भी जुड़ गई हैं। मैं आपको अगली खबर बताऊं उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि क्या राजधानी दिल्ली में बेटियां महफूज नहीं हैं? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छेड़छाड़ और मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये 2 तस्वीरें उस वारदात की खौफनाक कहानी बयां कर रही है। एक तरफ खजूरी खास में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिनगर इलाके में नेहा नाम की लड़की को तौफीक नाम के शख्स ने 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस सनसनीखेज वारदातों के बाद लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि दिल्ली की बेटियों को कट्टर शैतानों से बचाओ। सबसे पहले आपको खजूरी खास इलाके का ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें एक लड़का नाबालिग लड़की को छेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास लोग हैं लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा। आरोप है कि जब एक शख्स ने रोकने की कोशिश की तो चमन नाम के लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की का हाथ कस के पकड़ रखा उसने, वो छोड़ नहीं रहा था उसका। तो फिर वो जैसे हमने कुछ बोला उसको दोबारा, तो उसने हम पे आके अटैक करने लग गया वो। तो कुछ उसने नुकीली, जैसे हमें पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ रखा था वीडियो के में, तो कुछ नुकीली चीज उसने मेरे यहाँ पे चेस्ट पे मार दी। पुलिस ने आरोपी चमन को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। जबकि ज्योतिनगर इलाके में एक लड़की को तौफीक नाम के शख्स ने 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के पिता का आरोप है कि तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा था। उसने पहले नेहा के पिता को धक्का दिया और फिर नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे धकेल दिया। नेहा की तौफीक से पहले किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। लगातार कई घंटों तक कानों में ईयरपॉड्स लगाकर गाने सुनना, फोन पर बातें करना बहरेपन को दावत देने जैसा है। कुछ ऐसी ही गलती आरुषि नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने की, जो अब 45% तक सुनने की क्षमता को खो चुकी है। Hi everyone, this is Arushi. यही वो मेकअप आर्टिस्ट आरुषि ओसवाल हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए आप बीती शेयर कर रही हैं। इन्होंने एक पोस्ट में बहरेपन की स्टोरी साझा की और बताया कैसे वो दिन में 8 से 10 घंटे एयरपॉड्स लगाकर गाने सुना करती थी। एयरपॉड्स लगाकर काफी देर तक बातें किया करती थी और इसी आदत की वजह से वो अब ठीक से सुन भी नहीं पा रही है। आरुषि ने बताया कि उन्होंने दिल्ली आते हुए लगातार करीब 8 घंटे एयरपॉड्स पहनने के बाद अपने बाएं कान की 45% सुनने की क्षमता खो दी। जो दिन नॉर्मल लग रहा था वो अचानक एक हेल्थ इमरजेंसी में बदल गया। ऐसे में अब एयरपॉड्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया हेडफोन को बहुत देर तक ना पहने, एयरपॉड्स के ज्यादा इस्तेमाल से बचें, हेडफोन के वॉल्यूम 60% से कम रखें और कानों में भारीपन हो तो सावधान हो जाएं। आरुषि ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपने फॉलोअर्स को सलाह दी है, वॉल्यूम कम रखें और अगर कानों में घंटी बजना, आवाज का धीमा लगना महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि आपातकाल कलंक है, इसे याद रखना जरूरी है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। जनता ने आपातकाल का जवाब लोकतंत्र से दिया। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है।
क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव है। इजरायल ईरान युद्ध का आज 12वां दिन है। सुबह सुबह खबर आई कि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है। दोनों देश के नेता अब युद्ध विराम के लिए सहमति जता चुके हैं, लेकिन कुछ ही देर बीता और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले का दावा होने लगा। दावा यह भी किया गया कि सीजफायर के बाद भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और सीज फायर के दावों के बीच इजरायल से जो तस्वीर आई वो बेहद खौफनाक है। ईरानी मिसाइल के हमले से ऊंची ऊंची इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची है। और बीर शिवा की तस्वीर देखिए यहाँ पे, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तबाही, जो विजुअल्स हमने आपसे कुछ देर पहले देखे थे, ये उसी तबाही की ये तस्वीर है। यहीं पर जो मिसाइल से जब अटैक हुआ बीर शिवा में, तो ये भारी तबाही, ये पूरा का पूरा जो रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ, जहाँ तक मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन विनायक मेरे साथ है और उनके माध्यम से हम तस्वीरों को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। इसी तबाही को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन 4 घंटे बाद ही फिर से लड़ाई शुरू हो गई। सीज फायर के बीच आईडीएफ ने बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने कहा इजरायल पर ईरान ने मिसाइलें दागी। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा तेहरान अब हिल जाएगा, हमलों का जोरदार जवाब देने का ऑर्डर दे दिया गया है, सीज फायर के उल्लंघन का बदला लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बदले पर बात अटक चुकी है। सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप भी चुप है। दोनों देशों के बीच समझौते की पेशकश करने वाला कतर भी ठहर चुका है, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री ने ईरानी हाईकमान से बात की थी। ईरानी पीएम ने कहा था इजरायल समझौते को तैयार है। साथ ही अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव की बात रखी थी, जिसके बाद खुद ट्रंप ने भी पोस्ट कर ऐलान किया था। लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण है। किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खामेनेई कसम खा चुके हैं, जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता ईरानी सैनिक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि ईरान और इजरायल सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं, मगर सच्चाई ये है कि सीजफायर पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। जबकि अमेरिका का दावा है कि ट्रंप ने बीबी को कॉल किया और युद्ध विराम पर सहमति बन गई। अब सवाल यह है कि सीजफायर के लिए ट्रंप ने बीबी को क्यों कॉल किया। दरअसल व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत पूरी टीम की मौजूदगी में ईरान और इजरायल से बात की, जिसके बाद दोनों देशों ने सीजफायर पर मुहर लगा दी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक उन्होंने शनिवार रात को अपनी टीम को निर्देश दिया, आइए फोन पर बात करें ईरानियों से, बीबी को कॉल लगाओ, हम शांति कायम करने जा रहे हैं। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू का निकनेम बीबी है। दावा किया गया है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के माध्यम से ट्रंप ने सीजफायर कराया, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी टीम ने तेहरान से बातचीत की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दुनिया को बता दिया कि ईरान इजरायल में सीजफायर हो गया है, लेकिन इजरायल सीजफायर पर तब तक सहमत है जब तक ईरान नए हमले नहीं करता, और ईरान ने संकेत दिया है कि आगे वो भी कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि ग्राउंड पर सच्चाई ये है कि सीजफायर लागू होने के प्रस्तावित समय से पहले ईरान ने मिसाइल हमलों की 3 लहर के साथ इजरायल को दहला दिया। लेकिन अब देखना यह है कि दोनों देश में कब तक शांति कायम रहती है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, तो उधर ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइल से यहां पर हमला बोल दिया। लेकिन कतर में मौजूद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को हवा में ही मार गिराया। ईरान के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। देखिए, कतर के आसमान में सिर्फ मिसाइलें नजर आ रही हैं। ईरान का टारगेट कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस था और ये ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले का जवाब था। ईरान की मिसाइलें कतर तक तो पहुंच गई, लेकिन अल उदीद बेस पर तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और इन मिसाइलों को आसमान में ही धुआं कर दिया। अल उदीद हवाई अड्डे पर हुए हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत या चोट की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले ही यहां उससे निपटने की पूरी तैयारी थी। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन तनाव अभी भी अपने चरम पर है, क्योंकि संघर्ष विराम के ऐलान से ठीक पहले इजरायल ने अपने हमलों से ईरान को एक बड़ा जख्म दे दिया है। इससे ईरान बेहद गुस्से में है। उसे लग रहा है कि एक तरफ उसे सीजफायर का झुंझुना पकड़ाया जा रहा था और दूसरी ओर इजरायल को हमले के लिए उकसाया जा रहा था। ईरान ठगा सा महसूस कर रहा है और अब इस बात की आशंका गहरा गई है कि ईरान कभी भी इसका जवाब दे सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच का ये युद्ध विराम कितने दिन या कितने घंटे टिकेगा, ये जवाब तो कोई नहीं जानता। संभव है कोई चौथा पक्ष बदला लेने के लिए ईरान को फिर से उकसा दे, क्योंकि इजरायल ने ईरान पर बीती रात भी जबरदस्त अटैक किया। अपने फाइटर्स और यूएवी के जरिए कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया।
इजरायली हमले की ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। ईरानी मीडिया की माने तो बीते 12 दिनों से जारी हमलों में ये सबसे भीषण था और ये सब कुछ हुआ सीज फायर के ऐलान के ठीक पहले। हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पूरी रात धमाकों और सायरन के शोर होते रहे। अगले सुबह तक इजरायली अटैक का दौर जारी रहा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक युद्ध विराम से पहले किए जा रहे हमलों में इजरायल ने ईरान के और परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सिद्दीकी को मार डाला है। इस दौरान ईरान ने भी इजरायल के कुछ हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान की ओर से आखिरी अटैक किया गया, जो ये बता रहा है कि ईरान सीज फायर के सम्मान में चुप है, लेकिन वो झुकने या दबने वाला नहीं है। इन सब के बीच दोनों देशों ने अपने नागरिकों से बंकर से बाहर आने के लिए कह दिया है। अब आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील माने जा रहे हैं, जो तय करेंगे सीज फायर की दशा और दिशा। फिल्म पुष्पा का मशहूर डायलॉग तो आपको जरूर याद होगा, झुकेगा नहीं। खामनेई का अंदाज भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करके ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। साथ ही ट्रंप और नेतन्याहू को भी सख्त लहजे में ये संदेश दे दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। इसीलिए अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। खामेनेई ने एक्स पर जलते हुए अमेरिकी झंडे की तस्वीर पोस्ट की है, जिसके बैकग्राउंड में युद्धग्रस्त क्षेत्र में जलती हुई इमारतें और धुएं से भरा आसमान है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हम किसी भी परिस्थिति में किसी से भी कोई उत्पीड़न स्वीकार नहीं करेंगे और हम किसी के उत्पीड़न के आगे झुकेंगे नहीं। ये ईरानी राष्ट्र का तर्क है। इस पोस्ट के साथ ही खामेनेई ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और अमेरिका इजरायल को भी बता दिया कि अगर दोबारा हिमाकत की तो माकूल जवाब दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ईरानी संसद में भी सांसदों ने अमेरिका का झंडा जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया था और अब इस बार खुद खामेनेई ने बता दिया कि किसी कीमत पर ईरान उत्पीड़न के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर की बात तो कही, लेकिन ईरान माना नहीं। सीज फायर आखिरी घंटे तक ईरान हमलावर रहा और ईरान ने इजरायल में जमकर तबाही मचाई। ईरान ने इजरायल के कई शहरों को अपना निशाना बनाया और ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान के हमले के इजरायल के कई इलाकों में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आई। क्योंकि सीज फायर के आखिरी घंटे तक ईरान इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराता रहा। देखिए, मिसाइल गिरते ही पूरा इलाका दहल उठा। ईरान की मिसाइल इजरायल के रिहायशी इलाकों में गिरी। ईरान ने ऐसे बम गिराए कि इजरायल में सिर्फ धुआं नजर आया। यानी सीज फायर के लास्ट आवर में खामेनेई ने इजरायल को अपनी मिसाइल पावर दिखा दी। इजरायल का आसमान इजरायली मिसाइलों से पटा रहा। आसमान में मिसाइलें उड़ती देख लोगों में दहशत दिखाई दी। ईरानी मिसाइलों की गर्जना सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये टारगेट पर हिट करते होंगे तो कैसा मंजर होगा। जैसे ही ईरान की मिसाइलें इजरायल में घुसती, इलाका धुआं हो जाता। यानी इन हमलों के जरिए ईरान ने अपनी मंशा बता दी थी कि वो झुकने वाला नहीं। ये देखिए, जिस घर में ईरान की मिसाइल गिरी वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इजरायल के कुछ इलाकों की तो सूरत ही बिगड़ गई। देखिए, इस इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी थी, जिसके बाद कई मंजिला इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। ईरान के बड़े हमलों ने साफ कर दिया कि उसका रुख अभी भी नरम नहीं पड़ा है और अगर इजरायल की तरफ से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ये युद्ध फिर से भयानक रूप ले लेगा। ईरान ने मिसाइलें दागी, इजरायल में हड़कंप मच गया और जी न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। सीज फायर से पहले तेल अवीव की सड़कों से हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी ने दिखाई वॉर जोन में बदलते हालात की कुछ तस्वीरें। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये वो पल था जब आसमान से मौत बरस रही थी। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें इजरायली एयर स्पेस में घुसी और तेल अवीव समेत तमाम शहरों में भारी तबाही मचाई। बीरशेबा की ये तस्वीर देखिए। वहाँ से अभी पास किया है मिसाइल ने और जो निशान आप एक बार फिर से देख लीजिए और इसी तरह के निशान बार बार यहाँ के आसमान में दिखाई दे रहे हैं और उसी की वजह से अलर्ट लगातार यहाँ पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। और अगर आप देखें तो तस्वीरों में आपको हर तरफ सड़क पर यहाँ पे सन्नाटा दिखाई देगा, कहीं कोई नहीं है यहाँ पे सड़क पे। जी न्यूज उस जगह मौजूद है जहाँ के आसमान में इस वक्त धुआं दिखाई दे रहा है, जहाँ से मिसाइल यहाँ से पास हुई है और सड़क पर चारों तरफ अगर आप देखें तो पूरा ये रेसिडेंशियल इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पे होता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखाई देगा। सभी लोग यहाँ से बेसमेंट में चले गए हैं, बंकर्स में चले गए हैं, ताकि देखिए एक बार फिर से धमाके की आवाज भी आई है।
सायरन बजते ही लोग शेल्टर में भागने लगे। लोगों में घबराहट है, डर है। जी न्यूज उस जगह मौजूद है जहां पे सायरन बज रहा है और सायरन बजने के बाद देखेंगे तस्वीरों को, जो लोग यहां पर अब तक बैठे हुए थे वो सीधा अब सेफ हाउस की तरफ आगे भाग रहे हैं। ईरानी मिसाइलों के कहर से बचाव के लिए वॉर जोन में लोगों ने बंकरों को ही अपना ठिकाना बनाया। बीरशेबा, कभी रोशनी से जगमगाता ये शहर आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बसा ये इलाका अब मिसाइल्स के हमलों का निशाना बन चुका है। हर गली में बर्बादी की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ हमले के बाद दहशत का माहौल है। आसमान में गूंजते धमाके और जमीन पर सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको हर जगह यहाँ पे तबाही दिखेगी। जैसे ही मिसाइल ने यहाँ पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो फ्रंट पोर्शन है वो क्षतिग्रस्त हो गया। हमला रात के अंधेरे में हुआ जब ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। अचानक सायरन बजा, फिर आसमान से बरसने लगे मिसाइलों के तूफान। अंदर पूरी तरीके से हर जगह तबाही ही तबाही दिखाई देगी। वो फ्लोर के ऊपर जो जितनी भी आप इमारतें देख रहे हैं वो सब इस हादसे का, इस हमले का शिकार हुई और हमले में शिकार होने के बाद जो लोग इसके अंदर रह रहे थे वो घायल अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। नीचे एक बार नज़र डालिए, आपको हर तरफ मलबा दिखाई देगा। आग की वजह से ये जो पेड़ था, पेड़ जलकर राख हो गया। ये नीचे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, नीचे का जो पोर्शन है, नीचे भी आपको हर तरफ यहाँ पे मलबा और तमाम चीज़ें ये दिखाई देंगी। गाड़ियाँ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पीछे मेरे रेस्क्यू की जो टीम है वो लगी हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। बीरशेबा में घर, दुकानें, स्कूल कुछ भी सलामत नहीं। लोग बेघर हो चुके हैं, डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। अक्सर ये कहा भी जाता है, आपने भी सुना होगा कि कोई माँ के पेट से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता, हालात उसे अपराधी बना देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात का हवाला नहीं चलेगा। या तो अपराध से तौबा कर ले या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन के लिए तैयार हो जाए। आज के बाद तो यूपी के बागपत में अपराधियों ने तौबा करना चुना और जिले के विभिन्न थानों में पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया और अपराध न करने का संकल्प लिया। पुलिस ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया जिसमें जिले के कई थानों पर पुलिस ने बदमाशों को इकट्ठा किया और 10-20 नहीं 120 अपराधियों ने अपराध न करने की कस्में खाई। पुलिस वाले शपथ दिला रहे थे, अपराधी उसे दोहरा रहे थे। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूँगा। ये सभी अपराधी लूट, चोरी, हत्या, गोकशी जैसे संगीन मुकदमों में सजा काटकर बाहर आ चुके हैं। पुलिस ने इन्हें वेरीफाई कराकर शपथ दिलाई ताकि वो दोबारा अपराध की ओर ना मुड़े। उनको थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको अपराध न कारित करने के लिए हिदायत दी गई और उनको शपथ दिलाई गई। उम्मीद है जिन अपराधियों ने ये शपथ ली है वो दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। ऐसा होता है तो ये योगी फोर्स के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और चलिए अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। पहाड़ों पर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। बागेश्वर से लैंडस्लाइड की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। वीडियो देखिए, पहले पहाड़ से छोटे मोटे पत्थर और मिट्टी गिरती है, फिर अचानक पूरा पहाड़ ही भरभराकर गिर जाता है। तस्वीरें देखिए और इस खौफनाक लैंडस्लाइड का शोर सुनिए। ऐसा लग रहा है कोई झरना बह रहा हो। इस लैंडस्लाइड ने इलाके में दहशत फैला दी है। आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस वीडियो में दूसरी साइड कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उन्हें दूर हटने के लिए कहते हैं, और यहाँ से भागो रे, उधर को जाओ। पहाड़ टूटने के बाद बागेश्वर से पिंडारी ग्लेशियर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कोई सड़क भी थी। अब चमोली की ये तस्वीर देखिए। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर इस कार के ऊपर पत्थर गिर गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। कार की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भयंकर होगा। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से कोहराम मचा है। सबसे ज्यादा आफत सूरत में देखने को मिली, जहां लगातार हो रही बारिश ने सूरत की पूरी सूरत को बिगाड़ दिया। आलम ये कि पूरा का पूरा शहर जो है वो तालाब नजर आ रहा है। ये वीडियो सूरत के पाल इलाके का है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ऑर्चिड इलाइट की दीवार कमजोर होकर भरभराकर पानी में समा गई।
सूरत के राइम गांव का हाल भी देख लीजिए। पूरा गांव जलमग्न है। खेत, खलिहान, सड़कें सब कुछ पानी में डूब चुकी हैं। डायमंड सिटी पर मानसून की बारिश आफत बनकर टूटी है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। आलम यह है कि रोड पर गाड़ियां नहीं, पानी का रेला चल रहा है। बस, कार, बाइक सब कुछ पानी में डूब चुका है। कहीं कहीं तो पूरा इलाका जलमग्न है और हालात बेहद नाजुक हैं। हालांकि प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग सैलाब में फंसे हैं। सूरत में पिछले 4 दशक में 2 घंटे के भीतर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरा शहर स्विमिंग पूल बन गया। सूरत शहर में लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सीधा आपको तस्वीरें बता दें कि पूना गांव के जो मामा नगर जो आवास है, आवास में जिस तरह से पानी का जल सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे। पार्किंग देखो नज़र नहीं आ रही है, पानी ही पानी दिखाई नज़र आ रहा है। एक दूसरी ओर देख सकते हो कि मंदिर भी आधे से अधिक जो है पानी में डूब चुका है। गोदावरी नदी उफान पर है और इस उफान की चपेट में आ गए भगवान भी। नासिक में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ियों से आने वाले पानी ने गोदावरी नदी के जलस्तर को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। नतीजा, गोदावरी घाट जलमग्न हो चुके हैं और जल के तेज बहाव में समा गई हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रतिमा के सीने तक पानी भर गया है। महाराष्ट्र के नासिक से आई ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। गंगा गोदावरी मंदिर भी पानी में डूब चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ अब नदारद है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घाटों पर पहुंचने पर फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उफनती गोदावरी के आगे अब सिर्फ प्रार्थना ही सहारा है। फिलहाल गोदावरी के उफान से हालात गंभीर बने हुए हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोग दोनों ही चिंतित हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि हनुमान जी का जलमग्न होना उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। बिहार के नवादा में ककोला डैम उफान पर है। यहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी की तेज धार से चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। सीढ़ियों की रेलिंग को भी नुकसान पहुंचा है। और तूफानी बारिश के बाद डैम के पास पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। झरने से गिरता पानी इतनी ऊंचाई तक उछल रहा है कि आसपास के लोग खौफ में हैं। पत्थरों से पानी टकराने के बाद आवाज भी काफी तेज हो गई है। झरने से गिरते पानी की रफ्तार वक्त के साथ और तेज हो रही है। आसपास की रेलिंग्स टूट चुकी हैं, पेड़ पौधे उखड़ गए और चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। ककोला डैम बिहार का सबसे भीड़भाड़ वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ देश भर से लोग घूमने आते हैं, लेकिन गनीमत रही कि जिस समय जल प्रलय आया उससे पहले पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल झारखंड में हुई लगातार बारिश की वजह से झरने में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी की तेज धार से जलप्रपात की सीढ़ियों की रेलिंग को नुकसान पहुंचा है और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मॉनसून के आते ही देश के कई हिस्सों से तबाही वाली तस्वीरें मिलने लगी हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और यहां के गुना समेत 3 जिलों में तो बारिश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिसकी तस्दीक करती हैं ये खौफनाक तस्वीरें। इस खौफ को बहते पानी की ये आवाज और भी भयावह बना रही है। पिछले 24 घंटों में यहां जमकर पानी बरसा। कहीं कहीं तो 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद इन इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पानी घरों में घुसने को आतुर है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। पानी ने हर तरफ कब्जा कर लिया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। निचले इलाकों में रहने वालों की हालत और भी खराब हो गई है। उनके घरों में पानी घुस चुका है। घर में रखे सामान बर्बाद हो गए हैं। बारिश आई, राहत की जगह आफत लेकर आई। सवाल अब खड़े होते हैं कि प्रशासन की तैयारियों का क्या हाल है। 3 राज्यों के अलग अलग शहरों से आई भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की तस्वीरें जो सामने आई हैं। शहर शहर जल तांडव कैसे मच रहा है, कहर देखिए। आसमानी सितम की ये 3 तस्वीरें यूपी के सहारनपुर, हरियाणा के रेवाड़ी और उत्तराखंड के विकासनगर की हैं। ये मौसम की मनमानी और सिस्टम की आनाकानी का ही नतीजा है, जो सड़कें समंदर बन गई हैं और लोग बेहाल हैं। और ये हाल तब है जब मानसून ने अभी दस्तक ही दी है। नदी में भयंकर पानी आता हुआ अब यूपी के सहारनपुर में स्थित मां शाकंभरी देवी में पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवालिक की पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते अचानक मंदिर परिसर में पानी घुस गया। सभी श्रद्धालुओं को
पूरा देव मंदिर पर ही रोक दिया गया है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी। सड़कों पर जलभराव में लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। तेज बारिश के बाद सड़कें नदियां बन गईं। नजारा उत्तराखंड के विकास नगर का है, जहां मानसून की पहली झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया।